नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए लाया हूँ 4 नवंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने कोशिश की है कि इससे संबंधित कुछ लिंक जीके दिया जाए और देने की कोशिश की है। जैसे कि प्रीवियस मेरी सारी वीडियोस में आप जीके के करंट अफेयर के साथ साथ उससे संबंधित लिंक जीके भी देखेंगे। साथ ही साथ ये आने वाले जितने सारी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ IBPS PO का भी मेन का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, जो महत्वपूर्ण है उसको नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फाल्कन हेवी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो है स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया और ये 1 नवंबर 2022 को लगभग 3 साल बाद पहली बार लॉन्च किया गया और ये फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया है। और ये जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट है और ये एक निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी है जो उपग्रहों और लोगों को अंतरिक्ष में भेजती है। अभी आप स्पेस टूर भी कर सकते हो। अभी वैसे भी नासा जो है बहुत जल्दी उस टाइप की योजनाएं ला रही हैं। इसमें क्या होता है, नासा के कर्मचारी भी शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में जाते हैं। कंपनी ने अपने पहले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को 30 मई 2020 को स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन पर ISS भेजा और नासा और अन्य संस्थाओं की ओर से कई और भी क्रू भेजा गया। 2022 के मध्य तक यह एकमात्र वाणिज्यिक स्पेस फ्लाइट कंपनी है जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है। और स्पेसएक्स का जो स्थापना है दक्षिण अफ्रीका के एक व्यवसायी एलन मार्क्स ने किया। अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। 2 नवंबर 2022 में DRDO और भारतीय सेना द्वारा किस रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये जो है इंटरसेप्ट AD-1 आपका इसका जवाब होगा। DRDO 2 नवंबर 2022 को उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट के साथ फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्ट AD-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान का जो परीक्षण किया है। DRDO के बारे में एक छोटी सी जानकारी है कि ये भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है। इसका स्थापना 1958 में हुआ और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका जो अध्यक्ष है समीर V कामत जी हैं। और आपको जब DRDO आया तो एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि DRDO में जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट निकला है, अवश्य भरिएगा और उसके लिए मेरी ओर से पहले से ही शुभकामनाएं। अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को मंजूरी दी है। तो ये जो है डोनी पीलो हवाई अड्डा को मंजूरी दिए हैं। 2 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में करने की मंजूरी दी है। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा विकसित किया जा रहा है। ईटानगर में डोनी पीलो हवाई अड्डा उत्तर पूर्व भारत का 16वां हवाई अड्डा होगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में छोटी सी जानकारी, इसकी राजधानी ईटानगर है। इसके मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू जी हैं और इसको राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला। नवंबर 2022 में भारत के 2022 के 12वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया वो उद्घाटन
डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 2 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया कम 20 का 12वें संस्करण का उद्घाटन किया। 2022 होगा यहाँ पर दोस्तों। 12वें इंडियन केम 2022 का जो थीम था वो था विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल बिल्ड इंडिया। किस बैंक ने श्रीनगर में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया? ये पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू किया। पोस्ट पेमेंट बैंक यह एक पेमेंट बैंक है जिसे भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है। आईपीपीबी का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 20 जनवरी 2017 को रांची के झारखंड में जो रांची है वहाँ पर और छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसको शुरू किया गया था और इसे जो है औपचारिक रूप से 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। आईपीपीबी का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है और इसका जो पंच लाइन है वो है आपका बैंक आपके द्वार और इसका जो प्रबंधन निदेशक जो है जे वेंकटमू जी हैं। विच कंट्री लॉन्च द लैब मॉड्यूल नेम मेंगटिया फॉर इट्स स्पेस स्टेशन? तो चाइना, इसका जवाब होगा चाइना। कौन सा राज्य 25 से 28 नवंबर 2022 तक सबसे बड़ी साइकिलिंग स्पर्धाओं में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो ये जो है केरला करने वाला है जो 25 से 28 नवंबर 2022 तक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा जो सबसे बड़ी साइकिलिंग स्पर्धाओं में से एक है। ट्रैक एशिया कप 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए एशियाई देशों के चयन के लिए आयोजित होने वाली एक स्पर्धा भी है। केरल के बारे में एक छोटी सी जानकारी कि इसके मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इनमें जिलों की संख्या 14 है, लोकसभा की सीट 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है। राजकीय पशु भारतीय हाथी और राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। इसका राष्ट्रीय उद्यान जो है अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मैथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पवांदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरिया राष्ट्रीय उद्यान 1982, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। इसके कुछ महत्वपूर्ण बांध भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। इडुक्की बांध या फिर जो पेरियार नदी पर है, मुल्ला पेरियार चिनाई गुरुत्वाकर्षण बांध जो पेरियार नदी पर है, पजहस्सी बांध या कुल्लूर बैराज जो वालपट्टनम में है, वालपट्टनम नदी पर है। निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो HDFC इर्गो ने यह काम किया। फिक्की और IBS संयुक्त रूप से FIBAC 2 और FIBAC 2 और 3 नवंबर को किस राज्य में वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो ये जो है महाराष्ट्र में आयोजित कर रहा है और इसका उद्घाटन रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी करेंगे। FICCI के बारे में जानिए। इसके प्रेसिडेंट संजीव मेहता जी हैं। इनका जो फाउंडेड हुआ, स्थापना हुई वो 1927 में हुई और इसका जो हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में है और उसके जो फाउंडर है फिक्की के वो घनश्याम दास बिरला जी हैं और इसमें कुल एम्प्लॉय की संख्या 500 है। देखिए, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। IBA का कुछ और एक महत्वपूर्ण काम भी है। ये जो है बैंकिंग के जो वेज रिवीजन होता है उसमें भी बहुत अहम भूमिका निभाती है, बैंकर्स के वेज रिवीजन में।
साथ ही साथ बैंकिंग के कुछ नियम कायदे को बनाने में भी ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। कोरोना काल में बैंकिंग के संबंधित बहुत सारे सर्कुलर भी जो है आईबीए के द्वारा इशू किया गया था। किस अर्धसैनिक बलों में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक से नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ में यह काम किया गया। एनी अब्राहम को रैपिड एक्सफोर्स आरएएफ और आईजी नियुक्त किया गया है, जबकि सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। दोनों अधिकारियों को 1927 में सीआरपीएफ में शामिल किया गया था। दोनों अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र में एक अखिल भारतीय पुलिस दल की कमान भी संभाली है। सीआरपीएफ एक्चुअली ये जो फाउंडर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ही किया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ। 28 दिसंबर 1949 72 साल जो है इसका आज के दिनांक में 72 साल हुआ। एम्प्लॉयज़ है 3,13,634 अभी तक इसके एम्प्लॉयज़ है। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो है डॉक्टर सुजय लाल थौसेन आईपीएस और डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ यही है। 15वीं शहरी गतिशील भारत यूएमआई सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? तो यह जो है कोची में आयोजित किया गया है। कोची में, कोची। केरल सरकार के सहयोग से केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 4 से 6 नवंबर 2022 तक कोची जो केरल में 15वें शहरी गतिशील भारत अर्बन मोबिलिटी इंडिया यूएमआई सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया यूएमआई सम्मेलन और एक्सपो 2022 का जो थीम है आज़ादी @75 सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता है। नागरिकता अधिनियम जिसके तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है, किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1955 में लागू किया गया था। भारत सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। और वर्तमान में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत गुजरात के 2 जिलों में रह रहे नागरिकों को नागरिकता दिया जाएगा। और नागरिकता देने का कदम नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आता है, न कि विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए के तहत। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने देने की कोशिश की। प्रत्येक प्रश्न को अवश्य पढ़िए और एक बार फिर से जो परीक्षार्थी आईबीपीएस पीओ के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, हमारी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले परीक्षाओं के लिए जमकर तैयारी करें। और किसी तरह का भी संकोच हो तो अवश्य मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।